Welcome students. Today we will study about cell walls. जैसा कि आप जानते हैं, कोशिका भित्ति प्राय सभी वनस्पतियों में पाई जाती है। इसके साथ ही कोशिका भित्ति कवकों में भी पाई जाती है और यह एक ऐसा लक्षण है जो पौधों को, प्लांट्स को दूसरे जीवों से, खास करके एनिमल से भिन्न करता है। कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका को एक निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। इसका जो मुख्य घटक होता है कोशिका भित्ति का, वह सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक पॉलीमर है ग्लूकोज का और ये फाइबर के फॉर्म में कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इसके अलावा सेल्यूलोज के अलावा हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, यह भी इस प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। और ये प्लांट सेल को, जैसा कि मैंने बताया है आपको, लिखा हुआ है इसके अंदर कि इट इज़ अ टिपिकल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल्स दैट फिक्सेस द साइज एंड शेप ऑफ द मैच्योर प्लांट। और ये चूँकि उसको सुरक्षा, उसको एक आकार प्रदान करता है। और चूँकि हम अगर इसको कंपेयर करें जंतु कोशिकाओं से, तो जंतु कोशिकाओं में मुख्य किसी भी जंतु कोशिका की जो आकार है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो एक तरह से साइटोस्केलेटन का एक जो कार्य है एक एनिमल सेल में, वह कार्य यहाँ पर सेल वॉल करता है। अब इसके अनेक कार्य हैं और इस स्लाइड में आपको बताया जा रहा है। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है मैकेनिकल फंक्शन, मतलब यांत्रिक कार्य जो ये करता है। इट इज़ लाइक अ स्केलेटन अराउंड ईच सेल। जैसे कि अगर आप एनिमल बॉडी को कंपेयर करें, अगर उसमें स्केलेटन नहीं होगा तो वो बॉडी आकार विहीन हो जाएगी, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहेगी। तो जो कार्य एक स्केलेटन सिस्टम एक एनिमल के अंदर करता है, उसको एक निश्चित आकार देना, उसको दृढ़ता देना, उसको स्ट्रेंथ देना, वही कार्य यहाँ पर सेल वॉल सेल के लिए करता है। इसके अलावा ये सेल की शेप को और उसकी एक निश्चित साइज को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कि ऐसा नहीं है कि सेल जब ग्रो करती है, जब एक डॉटर सेल एक मैच्योर सेल बनती है तो उसकी आकार में वृद्धि होती है, पर वो आकार में वृद्धि कोई इनफाइनाइट नहीं होगी, उसका भी एक निश्चित साइज तक हो सकती है। तो वो कंट्रोल भी सेल वॉल करती है। सो इट डिटरमाइन द लिमिट ऑफ एक्सपांसन एंड वाटर अपटेक। तो मतलब कितना वो आकार ग्रहण करेगी, कितना वो फूलेगी, एक्सपांड होगी, कितना वाटर अपटेक करेगी, इसका नियंत्रण भी सेल वॉल करती है। क्योंकि जो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है सेल ग्रोथ के लिए, वो ये बताता है कि सेल की वृद्धि, उसकी साइज में वृद्धि तब होती है जब वह सेल पानी का अवशोषण करेगा। जब पानी का अवशोषण होगा तो टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, या टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, उस टर्गर प्रेशर से सेल की आकार में वृद्धि भी होती है। इसके अलावा भी अन्य कार्य, जैसे कि ये एक लिविंग पार्ट है और यहाँ से सेल वॉल के माध्यम से भी काफ़ी सारे सब्सटेंस का आदान प्रदान होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लिया एक सेल से कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ दूसरी कोशिका में जाएगा तो वह उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, वह सेल की सेल वॉल को क्रॉस करेगा और अपने पड़ोसी सेल की सेल वॉल के माध्यम से होता हुआ पुनः प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए दूसरी सेल में जाएगा। तो इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस between neighboring cells or a cell with its external environment. And cell wall is actually a fully permeable membrane. It is not like plasma membrane. Plasma membrane is actually selectively permeable. Selectively permeable का मतलब है कि वह कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक पदार्थों को ही
अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने का। तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट के अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान सिग्नल के माध्यम से भी करती है, जैसे हार्मोन से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं और वहाँ पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, तो उसके लिए भी ये जो है सेल वॉल को क्रॉस करते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन है, तो जैसे रूट्स के अंदर है, तो रूट्स की जो एपिडर्मल सेल है, तो एपिडर्मल सेल्स जो इनको अपन रूट हेयर्स कहते हैं, वह जो कि एपिडर्मल सेल का एक एक्सटेंशन होती है, वह भी वहाँ पर मिनरल एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। और यहाँ पर भी चूँकि एब्जॉर्प्शन मीन्स अगेन इट्स अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। The cell wall are very much in thickness in relation to age and type of cell. Young cells have thinner cell wall than the fully developed one. जब हम एक यंग कोशिका को एक पूर्ण विकसित कोशिका, जिसे हम एक मैच्योर सेल कहते हैं, उससे कंपेयर करें, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल हैं जो वह उसकी कोशिका भित्ति पतली होगी, जबकि जो फुली ग्रोन सेल है उसकी कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। कारण ये है कि जब सेल मैच्योर हो जाती है तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी बनती है। अब सेल वॉल हम आगे देखेंगे, दो प्रकार की होती है मुख्यतः, प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। हर सेल के अंदर, हर कोशिका के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होगी, परंतु ये जरूर नहीं है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी हो। प्राइमरी सेल वॉल जब होता है वो प्राइमरी ग्रोथ के समय, जब पौधे की प्राथमिक वृद्धि होती है, तो प्राथमिक वृद्धि में जो नई कोशिकाएं बनती है विभजुतक कोशिकाओं से, उन कोशिकाओं के अंदर प्राइमरी सेल वॉल अवश्य होगी। और जब वो कोशिका धीरे धीरे अपनी एक स्पेसिफिक सेल में डिफ्रेंशिएट होगी, जिसको हम सेलुलर डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, वो एक मार्ग पे जाएगी। जैसे मान लिया कि एक विभजुतक कोशिका से एक नई कोशिका प्रोड्यूस होती है, और वह कोशिका धीरे धीरे मान लिया कि जाइलम की कोशिका की तरह कार्य करेगी, आने वाले समय ट्रैकिड्स की तरह कार्य करेगी, तो वो डिफ्रेंशिएट होगी। और जब डिफ्रेंशिएशन जब होगा उसका, तो उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी बनती है। ये एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है जो मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी सेल वॉल जब बनती है तो वो खास करके द्वितीयक वृद्धि में के दौरान उसका निर्माण होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान उसका निर्माण होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब मिडल लेमिला भी होती है, ठीक है। मिडल लेमिला भी एक बी सेल वॉल का ही कंपोनेंट है, और मिडल लेमिना एक तरह का सीमेंटिंग एजेंट आप कह सकते हैं कि दो नेबरिंग सेल्स के बीच का जो भाग है वह मिडल लेमिला होता है। और मिडल लेमिला इज़ कॉमन टू द टू नेबरिंग सेल। जैसे कि अगर आप सामान्य रूप से अगर समझना चाहें कि कॉलोनी में मकान बने हुए हैं, तो एक कॉमन बाउंड्री वॉल होती है दो पड़ोसी घरों के बीच में, तो वो बाउंड्री वॉल दोनों की ही कॉमन है ना। तो इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि मिडल लेमिला भी दोनों का ही भाग होता है। हमेशा सेकेंडरी सेल वॉल जो होगी वो प्राइमरी सेल वॉल से मोटी होगी, और वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर होगी, भीतर की ओर होगी, और उसके भीतर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर इस स्लाइड के माध्यम से और दिखाया गया है कि यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, और प्राइमरी सेल वॉल उसके भीतर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर की ओर मिडल लेमिला होती है। और यहाँ पर आपको सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स दिखाए जा रहे हैं, पैक्टिन्स दिखाया जा रहा है, ये जो कि इसके मुख्य घटक होते हैं।
अब प्राइमरी सेल वॉल का जो मुख्य कंपोजिशन है, अगर उसका टेक्सचर की बात करें तो इसके अंदर तीन मुख्य प्रकार की पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। जैसे कि सेलुलोज है, तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्राइमरी सेल वॉल में होता है। और यह सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज से मिलके बना होता है। कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं, और उनमें जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये फाइबर के फॉर्म में होते हैं बड़े बड़े, और ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। जबकि हेमीसेलुलोज जो है ये एक्चुअली एक ब्रांच्ड है, और ये भी ग्लूकोज का बना होता है, और ये सेलुलोज से जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से। पैक्टिन्स जो है, इट इज सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज एम्बेडेड in a form of a separate network that interdigitates with the cellulose hemicellulose network, or note middle lamellar region between the cell is composed of pectin glues together hydrophilic. It holds something around 65% of water in primary cell wall. तो ये भी सेलुलोज हेमीसेलुलोज से जुड़ा होता है, और जो पैक्टिन होता है दो सेल्स के मध्य में, जो कि दो मिडल लेमिना जो होती है, जो दो कोशिकाओं के मध्य में मुख्य घटक मिडल लेमिना का ये पैक्टिन ही होता है। तो ये सेल एडिशन मतलब चूँकि सीमेंटिंग एजेंट का काम कर रहा है, दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का कार्य भी करता है। और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर भी सेल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल ही नहीं तो दो सेल आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं? वहाँ पर स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैम प्रोटीन्स कहते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अलग अलग टाइप के स्पॉट डेस्मोसोम्स हो गए, हेमीडेस्मोसोम्स हो गए, या कनेक्शंस प्रोटीन हो गए। तो ये इस प्रकार के प्रोटीन्स वहाँ पर दो एनिमल सेल्स को जोड़ते हैं। तो वही कार्य यहाँ पर मिडल लेमेला कर रहा है, दो पादप कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य। इसके अलावा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कई सारे एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि समय समय पर सेल वॉल एक्सपांशन में या ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर कार्य करते हैं। जैसे कि कोई पेरोक्सीडेज एंजाइम है, सेलेज एंजाइम है, पैक्टिनेज एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम्स है, इस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि सेल वॉल, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई सेल है, अभी वह उसकी साइज काफ़ी छोटी है और उसको धीरे धीरे बढ़ना है, वृद्धि करना, तो उसकी आकार में अभिवृद्धि होगी। आप जानते हैं कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो सेल वॉल इलोंगेशन करता है या सेल इलोंगेशन करता है, सेल कोशिका की साइज में वृद्धि करता है ऑक्सिन, ठीक है। जैसे तो ऑक्सिन वृद्धि करेगा, ऑक्सिन हमेशा जो है उसका पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे जैसे वो टिप से नीचे जाएगा तो आप देखेंगे प्लांट की तने में या स्टेम लंबाई में वृद्धि करता है। वो लंबाई में वृद्धि कैसे कर रहा है? अगर आप कोई पौधा देखते हैं कि सपोज बीज सीड का जर्मिनेशन हुआ, छोटा सा जो सीडलिंग इमर्ज होता है, फिर धीरे 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 उसकी साइज में वृद्धि होती है। तो साइज में वृद्धि कैसे होगी? क्या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है? संख्या में वृद्धि तो हो रही है, पर क्या वही एकमात्र कारण है कि पौधे की लंबाई बढ़ रही? नहीं, कोशिका की संख्या में वृद्धि के साथ साथ कोशिका की साइज में भी वृद्धि होना। अब ये वृद्धि कैसे होगी? जब कोशिका पानी का अवशोषण करेगी, पानी का अब्जॉर्ब करेगा, वैक्यूल्स, जो कोशिका का वैक्यूल है वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा और वो एक टर्गर प्रेशर डेवलप करेगा वॉल पर, और वॉल उस टर्गर प्रेशर के रिस्पॉन्स में थोड़ा एक्सपांड होगी। पर एक्सपांशन के लिए ज़रूरी है कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स लूज़ हो। अगर लूज़ नहीं होगी तो वाल जो है एक्सपांड नहीं होगी तो वो वाल प्रेशर डेवलप करेगा, जिससे पानी का अवशोषण रुक जाएगा और सेल वॉल या सेल इलोंगेशन नहीं होगा। तो एक एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस ये बताती है कि
जब ऑक्सिन्स उस सेल पर इंड्यूस करता है सिग्नल को कि भाई आपको एक्सपांड होना है, तो स्पेशल टाइप के प्रोटॉन पम्प्स होते हैं। प्रोटॉन पम्प मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स को सेल के अंदर से सेल वॉल की तरफ बाहर भेजते हैं, जिससे क्या है कि सेल वॉल का जो पीएच है वो कम हो जाता है, सेल वॉल एसिडिफाई हो जाती है, और उसका एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर वाल डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो खास करके जो सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज के बीच में या अलग सेल्यूलोज फाइब्रिल के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको डिग्रेड कर देंगे, जिससे क्या होगा, सेल वॉल आसानी से, अब सेल वॉल जो है उसके जो माइक्रोफाइब्रिल्स अगर लूज़ हो गए तो अब सेल वॉल आसानी से एक्सपांड हो सकती है। इसे से लिपिड्स भी इनमें पाए जाते हैं, जैसे क्यूटीन है फाउंड इन क्यूटिकल एंड वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स, सुबेरिन है, तो ये भी सेल वॉल के घटक होते हैं। ये आपको एक चित्र के माध्यम से समझाएगा किस तरीके से सेल्यूलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज और कुछ प्रोटीन्स जो कि सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया मिडल लेमेला के बारे में, दो नेबरिंग सेल्स को वो जोड़ के रखती है, ठीक है, और ये दोनों ही सेल के अंदर कॉमन होती है, और पेक्टिन मुख्यतः इसका मुख्य घटक होता है। अब प्राइमरी सेल वॉल की जहाँ तक बात करें तो ये सेकेंडरी सेल वॉल से पतली होती है, ठीक है, और ज़्यादातर ये पैरेन्काइमा कोशिकाएँ हैं, जैसे मीज़ोफिल है लीफ की, या स्टोरेज पैरेन्काइमा ऑफ रूट्स एंड ट्यूबर्स, यहाँ पर ये मुख्यतः पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल में बिकम थिक एज इन कोलनकाइमा, जैसे कोलनकाइमा कोशिका के अंदर कुछ कोनों पर प्राइमरी सेल वॉल थिक भी हो जाती है। जनरली जो भी सेल्स जो लिविंग है, जो जिसमें मेटाबॉलिक रेट अधिक हाई है, या जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल तो सभी हर कोशिका के अंदर प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। ये पुनः दिखाया गया है कि जो इस चित्र के माध्यम से कि किस तरीके से प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, वो बड़ा फाइब्रिल के जो एक बड़ा फाइब्रिल है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है, और एक छोटा माइक्रोफाइब्रिल कई सारे ग्लूकोज से बना होता है, जिसके बीच में β14 लिंकेजेस होते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये बहुत बाद में बनती है, जब वह सेल मैच्योर हो जाता है और उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि जब होती है, तो उस सेकेंडरी ग्रोथ के समय सेकेंडरी सेल वॉल का भी निर्माण होता है। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर, और इसको भी S1, S2 और S3 लेयर में डिवाइड किया गया, जिसमें S2 लेयर सबसे ज़्यादा इसकी थिक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेजर डिफरेंस है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में, वह ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, जो उसकी सेल वॉल की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी सेल वॉल की स्ट्रेंथ और सेकेंडरी सेल वॉल की स्ट्रेंथ, तो सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आप जिसे लकड़ी कहते हैं, जैसे, तो वो लकड़ी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, वुड जिसे हम कह रहे हैं, वो एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम होती है। और जाइलम के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उस जाइलम टिश्यू के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिका मैच्योरिटी पर वह एक्चुअली मृत कोशिकाएं होती, पर उनकी कोशिका भित्ति में जो क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, और वो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, लिग्निन की बनी होती है, जो उनको कठोरता प्रदान करती है, और साथ साथ ये पानी के लिए अपारगम्य है या इम्परमेबल भी है, क्योंकि ट्रैकिड जाइलम का कार्य क्या है कि ज़मीन से पानी को पौधे के हर भाग तक, हर लीव्स तक या टॉप पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। और आप ये देखेंगे जब पानी ज़मीन से पौधे में बहुत ऊपर तक या बड़े बड़े पेड़ में बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है। अब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कितना प्रेशर उसका पड़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस पौधे का वह जिस भाग से वह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मतलब जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वह मजबूत हो, और वह मजबूती, वह दृढ़ता इसको लिग्निन प्रदान करता है। तो लिग्निन कोलैप्स नहीं होने देता है उसको, और साथ साथ वो पानी का जो अपन कहते हैं कि मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो ट्रांसपिरेशन पुल है, एडिशन कोहेजन थ्योरी इसको समझाती है कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। तो उसकी इम्परवियस नेचर होने के कारण क्या पानी का नुकसान भी नहीं होता,
तो ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है किस तरीके से सेकेंडरी सेल वॉल में S1, S2 और S3 लेयर होती है, और हमेशा सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के भीतर की ओर ही होता है। ये एक और अलग माध्यम से चित्र में दर्शाया जा रहा है, जहाँ लिग्निन बताया जा रहा है, सेलुलोज बताया जा रहा है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की ओर जो बैंगनी रंग के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर सेकेंडरी सेल वॉल जो कितनी मोटी है, और इसके बाद जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई बतलाया जा रहा है वो प्राइमरी वॉल है, सेल वॉल है, और जो कि काफ़ी पतली है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सेल वॉल, और जो ब्लू कलर में है वो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की ओर वो क्या है, मिडल लेवल मिला। और इसका एक क्रॉस सेक्शन भी डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। ये भी एक चित्र दर्शाया गया है जहाँ पर आपको आपस में कई सारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल की जो अलग अलग 3 लेयरें हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसी पर अपना बात समाप्त करते हैं। अगली क्लास से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे।